और एक बात मैं आज और एक बता देना चाहता हूँ थोड़ी सी। सन 62 में सन 62 में अलीगढ़ में आम चुनाव हुए थे। अलीगढ़ में क्या, सारे देश में आम चुनाव हुए। 62 का आम चुनाव। सन 62 का आम चुनाव। उसके लिए मैं इसलिए बताऊंगा कि उससे मेरी पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। तो सन 62 के आम चुनाव में डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में दो सांसद क्षेत्र थे। एक रिजर्व था और एक जनरल था। तो रिजर्व सीट से ज्योति स्वरूप रिपब्लिकन पार्टी से एमपी का चुनाव जीते थे और जनरल सीट जो थी वो थी अलीगढ़ कोल। अलीगढ़ कोल से जनरल सीट से जो है वो बुद्धप्रिय मौर्य चुनाव जीते थे। तो उस समय वहाँ पर 8 एमएलए, वहाँ पर जो 8 एमएलए की जो सीटें थीं, उस 8 एमएलए की सीटों में से 6 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ने एमएलए वहाँ के जीते थे। जीत दर्ज कराई। तो वो एक अलीगढ़ जो है उस समय बाबा साहेब के मिशन का एक ऐसा केंद्र बन गया था राजनीतिक दृष्टि से, जहाँ दोनों एमपी अपने जीते हों और विधायकों में भी 6 विधायक जीते हों। तो ये अपने आप में आरपीआई की बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि सारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। सागर साहब, एक बात और हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। आपने वीपी मौर्य का जिक्र किया, वीपी मौर्य को आपने देखा, उनके साथ काम किया। वीपी मौर्य का उत्तर भारत में बड़ा प्रभाव रहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद में। तो वीपी मौर्य को भारतीय राजनीति में, खासतौर से बहुजन समाज की राजनीति में कैसे देखते हैं? बुद्धप्रिय मौर्य का सवाल है तो पहले मैं ये बता दूं कि उनका ओरिजिनल नाम था भगवती प्रसाद मौर्य। और सन 62 में जब उन्होंने अलीगढ़ में बुद्धिज़्म ग्रहण किया तो उस समय ही उन्होंने 2 घोषणाएं की थी। एक तो उन्होंने अपना नाम भगवती प्रसाद मौर्य से बुद्धप्रिय मौर्य रखा, बुद्धिज्म के आधार पे। बुद्धिज़्म के आधार पर। और दूसरा उन्होंने उस समय कहा था कि अब मैंने बुद्धिज़्म अपना लिया है तो मैं शेड्यूल्ड कास्ट सीट से चुनाव न लड़के मेरी राजनीतिक जो है वो जनरल सीट पर रहेगी। और एकमात्र, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर मैं गलत न हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सारे देश में एकमात्र वो ऐसे नेता रहे जिन्होंने बुद्धिज़्म अपनाने के बाद में फिर वो उन्होंने जनरल सीट से कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ा। और जहाँ तक बुद्धप्रिय मौर्य की बात है तो सन 56 में बाबा साहब अपनी डेथ से पहले सन 56 में बाबा साहब आगरा गए थे। तो आगरा में उस समय बुद्धप्रिय मौर्य यंग थे और छात्र जीवन में भी वो छात्र संघ के नेता रहे। तो बाबा साहब जब आगरा गए तो आगरा में बुद्धप्रिय मौर्य से उनकी भेंट हुई। तो बुद्धप्रिय मौर्य से बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद में उन्होंने बुद्धप्रिय मौर्य को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जैसे नौजवान अगर आगे आते हैं तो बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। शायद मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब का वो दिया हुआ आशीर्वाद ही बुद्धप्रिय मौर्य की आगे चल करके उनको क्रांतिकारी बनाया। और क्रांतिकारी बनने के बाद में बुद्धप्रिय मौर्य ने जो उस समय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक बाबा साहब के सारे पहलुओं पर जो चेतना की, वो उनका कार्य एक अद्वितीय कार्य है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बहुत कुछ काम किया जगह जगह गांव में जाकर के। और उस समय जब बुद्धप्रिय मौर्य का दौर था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके दौर में कम से कम सैकड़ों बाबा साहब के स्टैचू लगे। वो सिर्फ उनकी क्रांति का ही परिणाम था। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के, चूँकि वो मतलब कहने का ये है कि रिपब्लिकन पार्टी के एक सूत्रधार रहे और रिपब्लिकन पार्टी को उन्होंने जगाया, बढ़ाया और काम किया। लेकिन मौर्य जी में एक बात रही, वो प्राथमिकता जो है अपने लिए वो चाहते थे, वो प्राथमिकता उनके लिए रिपब्लिकन पार्टी ने नहीं दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ बीपी मौर्य का। बॉम्बे में सिद्धार्थ पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, तो पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी जो है वो बाबा साहब की सोसाइटी थी और उसने महाराष्ट्र में, विशेष तौर से दिल्ली में अनेक शिक्षण संस्थाएं बनाई। उनके 2 कॉलेज भी जो है, जो सिद्धार्थ कॉलेज और दूसरा एक और कॉलेज है, वो भी जो है बाबा साहब का उसी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की उपलब्धि है। और बल्कि उन्होंने एक छात्रावास भी बनाया। उस छात्रावास में करीब 200 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। तो ये उस समय बाबा साहब ने बॉम्बे में काम किया। तो बाबा साहब की प्रेरणा से बुद्धप्रिय मौर्य ने काम करना शुरू हुआ। तो सिद्धार्थ पीपुल एजुकेशन वर्षगांठ पर बहुत बड़ा आयोजन जो है वो बॉम्बे में किया गया था।
तो वहाँ यहाँ से जो है मैं भी बुद्धप्रिय मौर्य के साथ और संघप्रिय गौतम के साथ मैं भी जो है उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, जो बाबा साहब जो कि 50वीं उनकी वो जो है वर्षगांठ मनाई गई थी, 50वीं बनाई गई थी 50वीं पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी बिहार पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी की। तो वहाँ पर मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय मौर्य जी सन 71 में उस कार्यक्रम से मुश्किल से 2-3 महीने पहले वो कांग्रेस में आ चुके थे और कांग्रेस में वो कृषि मंत्री बने थे, कृषि राज्य मंत्री बने थे कांग्रेस में। तो उनको ये था कि जब वो वहाँ पर बॉम्बे जाते थे तो उनका बड़ा स्वागत होता था, लेकिन जब वो उस कार्यक्रम में गए, जिस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था, तो उस कार्यक्रम में गए तो उन्होंने देखा कि जो मंच था, मंच पर 3 कुर्सियां रखी गई थी और उन 3 कुर्सियों में एक कुर्सी जो है भैया साहब के लिए थी और एक कुर्सी उस समय आर भोले जो कि पार्लियामेंट के मेंबर भी थे और सिद्धार्थ पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन भी थे और एक कुर्सी वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए रखी गई थी। अब वहाँ पर जब बुद्धप्रिय मौर्य पहुँचे तो सबसे पहले तो उनका माथा इसलिए ठनक गया कि जिस हवाई अड्डे पर वो उतरे उस हवाई अड्डे पर जो है उनको लेने के लिए वो भीड़ नहीं थी, क्योंकि उससे पहले उनका संदेश जा चुका था कि मौर्य जी कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में जाने के बाद में वो मंत्री बन गए। तो जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ मुझे सम्मान के साथ लोग लेने के लिए भी नहीं आए तो वहीं से उनका माथा जो है वो ठनक गया था। उसके बाद में जब वो कार्यक्रम में आए तो कार्यक्रम में आने के बाद में जब उन्होंने देखा कि सिर्फ 3 कुर्सियाँ ही हैं स्टेज पर, तो उनकी भी आकांक्षा रही कि मैं मतलब इतना बड़ा देश का नेता हूँ और मेरे सम्मान में अगर यहाँ पर जो है चौथी कुर्सी रखी जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मेरे सम्मान में इतना भी मेरा सम्मान नहीं किया। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उसके पीछे उस बात के लिए संघप्रिय गौतम ने वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे कहा कि भाई मौर्य जी भी आए हैं और मौर्य जी के लिए कोई विशेष व्यवस्था जो है मंच पर करनी चाहिए, वो इस कद के नेता हैं कि उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन वहाँ के जो कार्यकर्ता जो लोग हैं उन्होंने जो है उसको बात को नकार दिया। तो जो सामने जो सोफे पड़े थे, सामने सोफे पर बुद्धप्रिय मौर्य बैठे, लेकिन बैठने के बाद में फिर उनके दिमाग में एक बात पैदा आई कि महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो हमारा सम्मान नहीं करना चाहते हैं और रिपब्लिकन पार्टी की जो पूरी बागडोर जो थी वो महाराष्ट्र के लोगों के हाथ में ही थी। तो उस स्थिति में मौर्य जी ने समझा कि मुझे जो है आज ही उपेक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा आज ठीक है मैं कांग्रेस में चला गया और कांग्रेस में जाने के बाद में आज मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन उससे पहले भी जब मैं महाराष्ट्र में आया तो महाराष्ट्र के लोगों का जो दृष्टिकोण था वो मेरे प्रति बड़ा गलत रहा और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के लोगों से मैं ये जो उम्मीद करता था बाबा साहब के मिशन की इस पार्टी को चलाने के लिए, वो मुझे पता है कि ये उम्मीद जो है मेरी ख़त्म हो जाएगी और रिपब्लिकन पार्टी का एक तरह से जो है वो विनाश हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी की उत्तर भारत के किसी ऐसे आदमी की जो कि आपसे ज़्यादा काम करता हो और उसकी आप सम्मान नहीं दे सकते हो तो इस तरह जो है ये आपकी गतिविधियां जो है वो ठीक नहीं है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उससे मौर्य जी ने उस समय जो मौर्य जी को झटका लगा और उससे पहले जो उन्होंने उस बात को कहा कि भाई महाराष्ट्र के लोग जो है मुझे सम्मान के साथ नहीं देखते हैं, तो मौर्य जी के सन 71 से पहले ही जो है कुछ वर्ष पहले ही रिपब्लिकन पार्टी में जो दरार पड़ी और उस दरार पड़ने के बाद में फिर उसमें ग्रुप हो गए, ग्रुपबाजी आरपीआई में चल गई। ऐसी स्थिति में मौर्य जी ने यह सोचा कि ये जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमने बनाई है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के मुझे पता है कि एक आंकड़े आए थे, राजनीतिक आंकड़े आए थे, उसमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के आंकड़े में सबसे ज़्यादा भूमिका जो है उत्तर प्रदेश की थी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता होने के लिए जो शर्तें हैं उस प्रदेश से पूरी हुई थी, वो उत्तर प्रदेश से पूरी हुई थी। तो मौर्य ने कहा कि जिस राष्ट्रीय पार्टी की, और ये आश्चर्य होगा आपको कि आरपीआई सिर्फ एक बिरादरी के बदले उसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि 90% उसमें जाटव चमार लोग ही थे, अन्य लोगों की संख्या बहुत कम थी। बाकी उत्तर प्रदेश को और इस बेल्ट को छोड़ दिया जाए तो जो महाराष्ट्र की स्थिति है वो तो अपनी जगह यहाँ से सुदृढ़ रही, लेकिन महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में ये 2 ही प्रदेश ऐसे थे जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दिलाई।
ये उस समय की बहुत बड़ी बात थी। तो जो मौर्य जी को ये पता लगा कि हमने राष्ट्रीय पार्टी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, हमने बाबा साहेब के मिशन को जगाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, और ऐसी स्थिति में जब महाराष्ट्र के लोग सिर्फ इसलिए कि उत्तर भारत के हम किसी आदमी को तवज्जो नहीं देंगे, तो ये उनको बात खली। और ये मान लिया जाए सागर साहब के आरपीआई के पतन का कारण ईगो रहा। जो महाराष्ट्र के लोग थे वो उत्तर भारतीयों को तवज्जो नहीं देना चाहते थे, और बाद में जब उत्तर भारतीय हटे तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो जो उनमें आपसी द्वंद्व था उसके चलते पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि मौर्य जिस कद के थे उसके हिसाब से जो है महाराष्ट्र के लोगों ने मौर्य की जो है उपेक्षा की। दूसरा ये है कि उस समय जो मौर्य जी पार्टी से हटे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में उसका वजूद कम हुआ, और वो पार्टी जो है पहले 2-4 टुकड़ों में बटी, फिर 2-4 टुकड़ों के बाद में फिर वो अनेक टुकड़ों में पार्टी बढ़ती चली गई, और पार्टी की जो राष्ट्रीय मान्यता थी वो समाप्त हो गई। पार्टी की जहाँ तक पार्टी का सवाल है, वो आप आश्चर्य करेंगे, इस पार्टी ने सन 64 में एक आंदोलन किया था। सन 64 के आंदोलन की राजनीतिक समीक्षा जो पेपर में आई, वो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय के राजनीतिक आंदोलन में रिपब्लिकन पार्टी के सन 64 का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन माना गया। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ उसमें बहुत सी मांगें थीं, उन मांगों को लेकर के जो आंदोलन हुआ वो देश की राजनीति का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो वो रिपब्लिकन पार्टी जिसको राष्ट्रीय मान्यता मिली, वो रिपब्लिकन पार्टी जो सबसे बड़ा जिसने आंदोलन खड़ा किया, वही रिपब्लिकन पार्टी आगे चल के अनेक खेमों में बट गई, और आज उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। कुल मिला के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो राजनीतिक विरासत थी उसको लोग संभाल नहीं पाए, और आरपीआई जो है वो 40 से ज़्यादा टुकड़ों में बट गई। उत्तर भारत में उसका स्थान बाद में बसपा ने लिया, और उसी चिन्ह और उसी रंग को लेकर के मान्यवर साहब काशीराम चले। तो बिल्कुल ये देखिए, उसके बारे में उसका इतिहास ये है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बाबा साहब ने बनाई थी, उस समय भी बाबा साहब का जो चुनाव चिन्ह था वो हाथी था, और जो नीला झंडा था उस समय भी नीला झंडा जो है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का नीला झंडा था। फर्क इतना था कि बाद में उस नीले झंडे के ऊपर हमारा वो धम्म चक्र आ गया, लेकिन बाबा साहब ने जब रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी तो उसके नीले झंडे पर 11 सितारे होते थे, एक कोने पर 11 सितारे होते थे। संभवतः उसकी ये बात लिखी गई कि देश में 11 करोड़ अछूतों का ये झंडा जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो वो 11 सितारों वाला झंडा जो था, और नीला झंडा, और वही हाथी चुनाव चिन्ह जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में था, बाद में जब रिपब्लिकन पार्टी बनी तो रिपब्लिकन पार्टी में भी वही नीला झंडा और वही हाथी चुनाव चिन्ह जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को मिल गया। बाद में जब रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता समाप्त हो गई तो रिपब्लिकन पार्टी का हाथी जो है चुनाव चिन्ह बागी हो गया, और बागी होने के बाद में फिर उन्होंने केस लड़ा, और बाद में कहा कि भाई हमको हाथी नहीं है, तो काफ़ी समय तक फिर ऊँट का चुनाव चिन्ह जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को मिला था। तो हमारे बहुत से कार्यकर्ता बाद में फिर ऊँट के चुनाव से चुनाव लड़े, लेकिन वही हाथी और वही नीला झंडा जिसने क्रांति पैदा की, उस क्रांति के इस दोनों चीज़ों के महत्व को काशीराम ने बखूबी समझा, और जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया तो ये भी उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था, और उनकी दूरदर्शिता का परिणाम रहा कि उन्होंने उसी चुनाव चिन्ह को और उसी झंडे को चुनाव आयोग से उपलब्ध करके एक बहुत बड़ी, मतलब कहने का है कि बाबा साहब की विरासत को बचाने का काम, बाबा साहब की विरासत को बताने की बहुत बड़ी काम किया कि उनकी विरासत को जिंदा रखा। वही नीला झंडा और वही हाथी का निशान, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और तो आप सिद्ध गोपाल सागर साहब थे। ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं सोसाइटी में कि जिनको मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करा सकूं कि ये बाबा साहब से भी मिले, बीपी मौर्य, संगप्रिय गौतम, ललई सिंह यादव, मान्यवर साहब कांशीराम, जो एक विरासत है हमारी, उन तमाम लोगों के साथ उन्होंने काम किया। और आप समझिए कि हमने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन हम वो हैं कि अगर बाबा साहब को जिन लोगों ने देखा है, अगर हम उनको भी देख लें तो हमें लगता है कि शायद हमने बाबा साहब के दर्शन कर लिए।